फियर फ्रेम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चोरी 2 फिल्म को डिटेल में समझाने वाले हैं। लेकिन अगर आपने चोरी पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखें, क्योंकि बिना पहले पार्ट को समझे दूसरी कहानी अधूरी है। पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पर उपलब्ध है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं चोरी 2 की कहानी। मूवी की शुरुआत एक काली अंधेरी रात से होती है, जहां एक बच्ची लालटेन लेकर एक भयानक खेत में इधर उधर भाग रही होती है। ये वही खेत है जो हमने पहले भाग में देखा था। बच्ची अपनी मां को ढूंढ रही होती है, लेकिन डर और घबराहट में उलझी होती है। तभी उसे कुछ बच्चियों की आवाजें सुनाई देती हैं जो कहती हैं, मां बुला रही है। बच्ची उनके पीछे चलती हुई एक कुएं के पास पहुंच जाती है, लेकिन अचानक एक जंजीर उसके पैर को जकड़ लेती है और उसे खींच लिया जाता है। उसकी चीखें सुनाई देती हैं और एक खतरनाक साया दिखाई देता है। अब कहानी शहर में रहने वाली साक्षी पर आती है, जो एक स्कूल में टीचर है। पिछली फिल्म के अंत में साक्षी प्रेग्नेंट थी। अब उसकी एक प्यारी सी बेटी है, ईशानी, जो अब 7 साल की हो चुकी है। ईशानी को सूर्य की तेज किरणों से एलर्जी है, इसलिए साक्षी और रानी, जो अब उनके साथ रहती है, उसे धूप से बचाकर रखती है। साक्षी स्कूल प्रिंसिपल से निवेदन करती है कि ईशानी की तबीयत की वजह से वह घर से पढ़ाई करे, लेकिन प्रिंसिपल मना कर देता है। एक दिन साक्षी ईशानी को पूरी तरह से ढककर स्कूल लेकर जाती है, जिससे प्रिंसिपल भी खुश होता है। इस बीच हम समर से मिलते हैं, जो पहले राजबीर के गांव में इंस्पेक्टर था। वह 7 साल से साक्षी और ईशानी का ख्याल रख रहा है। समर और साक्षी का रिश्ता पवित्र और भरोसे भरा है। अब हम देखते हैं समर को। तो 7 साल पहले वह राजबीर के ही गांव में पुलिस इंस्पेक्टर था, जिसके पास साक्षी और रानी अपने मर्डर्स को कन्फेस करने गए थे। लेकिन जब वह राजबीर के घर पर आता है तो उसे वहां पर उन तीनों की लाशें नहीं मिलती, और तब से ही साक्षी डरी हुई है कि अगर वह जिंदा बच चुका है तो वह उसके और उसकी बेटी के पीछे जरूर आएगा। यहां समर दिल का अच्छा इंसान था और उसे साक्षी को ऐसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं लग रहा था। तो पिछले 7 सालों से वही उसका ख्याल रखता है। उसकी छोटी बड़ी जरूरत, ईशानी की जिम्मेदारी, वह सब चीजों का ख्याल रख रहा था। इवन तो वो ईशानी को एज ऑफ फादर पाल रहा था, लेकिन साक्षी के साथ उसका रिश्ता काफी पवित्र था। अब साक्षी 7 साल से उसी के घर में रह रही थी, वह भी डर की वजह से। इनफैक्ट वह कहीं बाहर भी नहीं जाया करती थी, सीधा स्कूल जाना और डायरेक्ट घर आना। उसे यह डर था कि राजबीर कहीं वापस फिर से ना आ जाए। लेकिन समर उसे हिम्मत देता है कि अगर इन 7 सालों में किसी को आना होता तो अब तक आ चुका होता। समर अब साक्षी को ईशानी के लिए एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के बारे में बताता है, जो थोड़ी सी दूरी पर था, लेकिन साक्षी जाने से डर रही थी। अब हम देखते हैं कि समर और साक्षी बात कर रहे थे और घर पर ईशानी खेल रही होती है, लेकिन अचानक से उसे कुछ हलचल महसूस होती है। तभी एक खतरनाक काला साया उसके पास आकर उसे पोजीशन में लेने लगता है और वह घर से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे रानी भी जाती है, क्योंकि वह बाहर कुछ कर रही थी। लेकिन तभी उन दोनों को एक एम्बुलेंस के अंदर आए हुए कुछ लोग किडनैप करके वहां से ले जाते हैं। जब साक्षी घर आती है तो उसे ईशानी और रानी कहीं नहीं मिलते, और वह यह बात समर को बताती है, जो तुरंत ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर देता है। साक्षी अब घर पर ही रहती है। अपनी बेटी के जाने से डर के मारे रोए जा रही थी और उसे विजन्स भी आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद समर उसे कॉल करके बताता है कि ईशानी ट्रेस हो चुकी है, जो असल में सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई थी, जिसे राजबीर के गांव का मुखिया यानी ताऊ अपने साथ ले जा रहा था। ये लोग बिना वक्त गंवाए सीधा उसी गांव पहुंच जाते हैं जहां 7 साल पहले यह सब शुरू हुआ था, और उस खेत में आते हैं जहां कुछ बच्चे साक्षी के सामने डॉल्स फेंक कर जा रहे थे। और जब साक्षी उस डॉल को देखती है तो उस पर ईशानी की ड्रेस का टुकड़ा भी लगा होता है। जब समर और बाकी 2 कांस्टेबल खेत के बीच में आते हैं तो सभी बच्चे उन पर पत्थर फेंकने लगते हैं, और यह सारे लड़के थे। समर साक्षी को बचाने के लिए साइड में खड़ा कर देता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे खींच कर ले जाने लगता है, जो कोई और नहीं बल्कि उसका पति राजबीर था। उसका आधा चेहरा रानी के हमले की वजह से अजीब सा हो चुका था। अब साक्षी कुछ समझ पाती इससे पहले ही कोई उसे पीछे से डंडा मारकर बेहोश कर देता है। समर बच्चों को रोकने की कोशिश करता है और हवा में फायर करता है,
जिससे वह भाग जाते हैं। वो साक्षी को देखता है, लेकिन तब तक वह गायब हो जाती है, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है। अब हम साक्षी को देखते हैं, जिसे एक रूम के अंदर लाया जाता है, जो किसी बेसमेंट जैसी जगह थी, जहां गांव के सारे लोग जमा थे। गांव का मुखिया यानी ताऊ सबको बताता है कि राजबीर की बीवी और बेटी 7 साल पहले यहां से चले गए थे और उन्होंने गांव की प्रथा तोड़ दी थी। वही बच्ची उस दिन सैक्रिफाइस होने वाली थी, लेकिन बच गई और तभी से गांव पर श्राप लग गया है। खुशहाली खत्म हो गई है। राजबीर कहता है कि अब उसकी बीवी और बेटी वापस आ चुकी हैं और वह अपनी बिरादरी में फिर से शामिल होना चाहता है, लेकिन ताऊ कहता है कि इसकी इजाजत तो प्रधान जी ही देंगे। दासी, जो प्रधान की पत्नी जैसी है, प्रधान से पूछेगी। अब हम दासी मां को देखते हैं, एक काले कपड़ों में लिपटी अजीब सी औरत। वो एक दरवाजे के छोटे से छेद से अंदर इशारा करती है। अंदर हमें प्रधान की एक झलक मिलती है, एक बड़ा सा राक्षस जो जंजीरों से बंधा है और कोई पौराणिक भाषा बोल रहा होता है जिसे केवल दासी समझ सकती है। फिर ताऊ कहता है कि अगले 3 दिन तक साक्षी और उसकी बेटी को यहीं रखा जाएगा और बेटी का बलिदान होगा, जिससे गांव का श्राप हटेगा। तीसरी रात को राजबीर साक्षी की गर्दन काटेगा सबके सामने, जिससे वह वापस कुंबे का हिस्सा बन सके। जहां प्रधान को रखा गया है वहां एक बड़ा सा गेट बना है और उसके ऊपर अजीब सी आकृति है, जैसे कोई राजा हो। गांव वाले उसी को पूछते हैं। तभी पास के दूसरे दरवाजे से औरतों के चीखने की आवाजें आती हैं। डर के मारे सभी चुप हो जाते हैं। फिर साक्षी को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब दूसरी तरफ ईशानी को एक कमरे में बंद किया गया है, जहां शालीन नाम का एक बच्चा उसके लिए काढ़ा लाता है, जो दासी ने ही भेजा था। उसे अगले 3 दिन तक वही पीना है और कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। जब ईशानी अपनी मां के बारे में पूछती है, शालीन कहता है कि अब उसकी मां दासी ही है। शालीन खुद भी एक बच्चा है, जो न पूरी तरह लड़का है न लड़की, एक ट्रांसजेंडर है। इसी वजह से वह अब तक बचा हुआ है, वरना इस गांव में कोई भी लड़की जिंदा नहीं रहती। अब हम साक्षी को देखते हैं, जो वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दासी उसे रोकती है। वह कहती है कि तेरी बच्ची में शक्ति है और उसका बलिदान सब कुछ ठीक कर देगा। जब साक्षी उससे सवाल करती है तो दासी अपने असली रूप में आ जाती है, एक बुरी आत्मा, विच जैसी, जिसकी बॉडी भी एक शेडो से बनी है। यही वही साया है जिसने ईशानी को पजेस किया था। अब हम राजबीर और ताऊ को देखते हैं, जहां राजबीर कहता है कि उसे अपने माता पिता की मौत का बदला लेना है और वो साक्षी को अभी मार देता, लेकिन उसे औरतों की चीखें डरा देती हैं। ताऊ कहता है कि ये आवाजें जल्दी बंद हो जाएंगी। वो कहता है कि 3 दिन में दासी ईशानी का भरोसा जीत लेगी और बलिदान के लिए तैयार कर देगी। अब दासी ईशानी के पास आती है और उसे जबरदस्ती काढ़ा पिलाती है। इसके बाद वो प्रधान के पास जाती है। उसका कमरा खास प्रार्थना से खुलता है और दासी अंदर जाती है, झुककर चलती है, शायद डर या सम्मान से। वो बताती है कि ईशानी ने काढ़ा पी लिया है और वो बाकी बच्चियों से अलग है। वो मरेगी नहीं क्योंकि वो शक्तिशाली है। वो प्रधान को भी एक काला लिक्विड पिलाती है, जो शायद ईशानी का हिस्सा है। हमें प्रधान की झलक मिलती है। उसकी बॉडी सड़ी हुई और बहुत विशाल है। ऐसा लगता है जैसे वो पौराणिक युग से हो। अब हम साक्षी को देखते हैं, जो उस कमरे में बंद है। वहां एक और दरवाजा है, जिसके पीछे उसे ईशानी की आवाजें आती हैं। वो टॉर्च लेकर उस तरफ बढ़ती है। ये जगह एक सुरंग जैसी है। हमें पहले पार्ट में बताया गया था कि गांव में सिर्फ 5 घर हैं, लेकिन वो सिर्फ जमीन पर हैं। असली बसावट तो कुएं के अंदर है, जहां कई कमरे, रास्ते और लोग हैं। अब वो सुरंग में आगे बढ़ती है और इधर उधर भटकती है। ईशानी को हम देखते हैं, उस पर शालीन नजर रख रहा होता है, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे ट्रांसजेंडर कहकर चिढ़ाते हैं, वो उनके पीछे भाग जाता है। ईशानी को मौका मिलता है और वो कमरे से बाहर निकलती है। उसे 3 बच्चियां दिखती हैं, जो कहती हैं कि मां बुला रही है, और वो उनके पीछे चल पड़ती है। ये वही 3 स्पिरिट्स हैं जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। अब साक्षी को एक बच्ची मिलती है, जो दिखने में ईशानी जैसी लगती है, लेकिन जब वो उसे गले लगाना चाहती है तो पता चलता है कि वो बच्ची स्पिरिट थी। असल में ईशानी उन 3 बच्चियों के पीछे जा रही होती है और बाहर जाने के दरवाजे तक पहुंच जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मां ने कभी धूप में जाने नहीं दिया था। लेकिन जब वो बाहर जाती है तो उसकी स्किन जलने लगती है।
उधर साक्षी के पास जो डॉल थी वो जलने लगती है। इसका मतलब ईशानी सच में जल रही थी। अब दासी कमरे में आती है और जब उसे ईशानी नहीं दिखती तो वो घबरा जाती है। तभी उसका काला साया, जो उसकी बॉडी से अलग हो सकता था, निकल पड़ता है उसे ढूंढने। वो देखती है कि ईशानी कुएं से बाहर निकल रही है, लेकिन वह बेहोश हो जाती है। अब दासी का काला साया उसकी बॉडी में वापस आ जाता है और वह खुद बाहर जाती है ईशानी को लेने, लेकिन उसकी स्किन भी जली हुई दिखती है, यानी कि उसे भी वही स्किन की बीमारी है जो ईशानी को है। जबकि उसने साक्षी से कहा था कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक शक्ति है। साक्षी को अब उन औरतों और बच्चियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह एक अंधेरे कोने की ओर बढ़ती है। दूसरी तरफ दासी अपने और ईशानी के जले हुए घावों पर मलहम लगा रही होती है। तभी ताऊ वहां आता है और पूछता है, ये लड़की बच तो जाएगी ना? क्योंकि इससे पहले 3 लड़कियां बलिदान के लिए लाई गई थीं, लेकिन प्रधान का इलाज नहीं हो पाया। वो तीनों दासी के हाथों मर गईं। दासी कहती है, ईशानी के अंदर शक्ति है, वह गांव के असली खून से है, उससे प्रधान का इलाज हो जाएगा। हमें यहां समझ आता है कि प्रधान बहुत कमजोर हो चुका है और उसे दोबारा ताकत पाने के लिए ऐसी बच्ची चाहिए जो उसी गांव की हो, और ईशानी वही है। ताऊ बताता है कि जब से प्रधान बीमार हुआ है, गांव में सूखा पड़ा है। अगर प्रधान गुस्से में आ गया तो पूरा गांव भस्म हो जाएगा। दासी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ईशानी के सैक्रिफाइस से प्रधान को ठीक कर दूंगी। लेकिन ताऊ को चिंता है। वो कहता है कि दासी का काला साया अब ईशानी पर हावी हो रहा है। दासी जवाब देती है, वो शक्ति प्रधान ने ही दी है, वो साया हमारे लिए ही काम करता है। अब हम समर को देखते हैं, जो अकेला खेत में पहुंच जाता है। वह कुएं के अंदर उतरता है। वहां उसे एक भूल भुलैया मिलती है। उसे समझ आता है कि ये पूरा का पूरा गांव अंदर बसा हुआ है। वह पहले ही अपने कांस्टेबल को मदद के लिए शहर भेज चुका था और फोन पर वॉइस नोट्स के जरिए पुलिस टीम को सारे डिटेल्स भेज चुका था। अब हम फिर ईशानी को देखते हैं, जो अभी भी दासी के पास है। उसे सूप पसंद नहीं और वो उस काढ़े को भी सूप ही समझ रही होती है। जब उसकी माँ यानी साक्षी उसे सूप पिलाती थी तो उसे एक कहानी भी सुनाया करती थी। अब वो दासी से भी एक कहानी सुनाने को कहती है ताकि वो आसानी से काढ़ा पी सके। दासी माँ उसे कहानी सुनाती है कि बहुत पहले गांव के राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने सूर्य देवता से प्रार्थना की, उसे बेटा चाहिए था, लेकिन सूरज देव ने उसे बेटी दे दी। राजा गुस्से में आ गया। उसने बच्ची को कुएं के पास छोड़ दिया और उसे खत्म करने की कोशिश की। सूर्यदेव भी गुस्से में आ गए और उस बच्ची को जलाने लगे, लेकिन वो बच्ची स्ट्रांग थी। वो जलती रही लेकिन बची रही। रात हो गई, सूरज देवता थक गए और तभी एक आदिमानव केवमैन आया और उस बच्ची को अपने साथ ले गया। उसने अपनी शक्तियों से उसे ठीक किया। वो असल में एक राजकुमार था। बच्ची जब बड़ी हुई तो उसे उस आदिमानव की सेवा करनी पड़ी। बहुत सी लड़कियां आती जाती थीं, जो प्रधान को पसंद आ जाती। उन्हें वो अपनी पत्नी बना लेता और शक्तियां देता। असल में ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि दासी खुद की थी। वो अपनी ही कहानी ईशानी को सुना रही थी। अब दासी कहती है कि प्रधान बीमार है, अब ईशानी को उसकी सेवा के लिए भेजा जाएगा और अगर प्रधान उससे खुश हुआ तो उसे भी शक्तियां देगा। यहां सेवा का मतलब बहुत अजीब और डरावना होता है, जो हम बयान नहीं कर सकते। ईशानी को एंजल विंग्स चाहिए थे, तो दासी कहती है कि अगर प्रधान को वो पसंद आ गई तो वो उसे पर दे देगा। ईशानी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अब हमें साक्षी दिखाई जाती है, जो घूमते घूमते एक कमरे में पहुंच जाती है। वहां उसे कई औरतों की आत्माएं दिखाई देती हैं। वो आत्माएं उन्हीं महिलाओं की थीं जिन्हें इसी कमरे में मार दिया गया था। हमें उनकी झलकियां भी दिखाई जाती हैं। इतना ही नहीं, उनकी बच्चियों को भी इस कमरे में लाकर अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर मार डाला गया। उन सभी महिलाओं की आत्माएं इसी कमरे में कैद थीं, जो तड़पती रहती थीं, जलती रहती थीं, लेकिन मुक्त नहीं हो पाती थीं। इसी दौरान साक्षी को रानी भी दिखती है, जो डर के मारे छुप रही थी। लेकिन तभी राजबीर आता है और उसका गला काट देता है और उसकी लाश को अंधेरे कोने में फेंक देता है, जहां बाकियों की लाशें डंप की गई थीं। साक्षी कुछ समझ पाती इससे पहले ही राजबीर गायब हो जाता है, यानी कि यह सब विजन था। वो अपने अतीत की झलकियां देख रही थी।
असल में इनडायरेक्टली रानी की मौत हो चुकी थी। फिर अचानक रियल राजबीर वहां आता है और साक्षी को हंटर से पीटने लगता है। उधर दासी कहती है ईशानी अब बलिदान के लिए तैयार है, वो बड़ी हो चुकी है, मतलब जबरदस्ती उसका पहला पीरियड आ चुका है, और वो भी इतनी कम उम्र में। यह सुनकर साक्षी बुरी तरह डर जाती है और बार बार कहती है कि वो सिर्फ एक मासूम बच्ची है, लेकिन राजबीर उसे बेरहमी से पीटता है। अब दासी ईशानी के पहले पीरियड के खून को प्रधान के पास ले जाती है और उसे अर्पित करती है। प्रधान उसे स्वीकार कर लेता है। और हां, ये बहुत ही वियर्ड, डरावनी और मानसिक रूप से परेशान कर देने वाली बात है, लेकिन यही इस फिल्म का असली मुद्दा भी है। इस सीन के जरिए हमें दिखाने की कोशिश की जाती है कि कैसे असल दुनिया में भी छोटी बच्चियों के साथ ऐसे घिनौने काम होते हैं। यहां प्रधान एक डार्क डेमन है, लेकिन असली दुनिया में ये वो लोग हैं जो मासूम बच्चियों के साथ गलत करते हैं। ताऊ सभी से कहता है आज तीसरी रात है, आज ही रिचुअल पूरा होगा। अब साक्षी होश में आती है और उसी डंपिंग कॉर्नर में पहुंचती है जहां से वह नीचे पानी में गिर जाती है। यह कुएं का ही ऊपरी हिस्सा था। साक्षी केमिकल की परत पर गिरती है और धीरे धीरे अंदर डूबने लगती है। नीचे उसे ढेर सारी लाशें दिखाई देती हैं जिनकी आत्माएं उसे देख रही थीं। अब वह पानी से बाहर निकलती है और रानी समेत सभी आत्माएं उसके चारों ओर आ जाती हैं। सभी आत्माएं उसका सिर छूती हैं, जिससे वो तड़पने लगती है, क्योंकि अब वो उनकी अंतिम उम्मीद बन गई थी। दूसरी तरफ ताऊ और राजबीर की बातचीत होती है। ताऊ कहता है मुझे साक्षी चाहिए, चाहे जिंदा चाहे मरी हुई। शालीन ये बात सुन लेता है। वो साक्षी के पास ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में समर उसे पकड़ता है और पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। शालीन बताता है कि प्रधान असल में एक आदिमानव है और गांव वाले उसी के वंशज हैं। प्रधान धूप में नहीं जा सकता, इसलिए उसे प्रिंस ऑफ डार्कनेस कहा जाता है। वो बीमार है और ईशानी का बलिदान इसी वजह से किया जाएगा। अगर ईशानी बच गई तो वो अगली दासी बन जाएगी, लेकिन आज तक कोई भी बच्ची बच नहीं पाई। इससे पहले जो 3 बच्चियां आई थीं वो मारी जा चुकी हैं। मतलब मूवी की शुरुआत से जो 3 बच्चियों की आत्माएं हमें दिखाई देती थीं वो वही थीं। उनके साथ भी यही सब किया गया था और उनकी स्किन कंडीशन भी वैसी ही थी, धूप से एलर्जी। लेकिन अब सबको उम्मीद है कि ईशानी अलग है, क्योंकि उसके अंदर इस गांव का खून है। समर शालीन से कहता है कि उसे साक्षी के पास ले चले और दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। अब हमें ईशानी को दिखाया जाता है, जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। उसका स्नान कराया गया, श्रृंगार किया गया और उसे बार बार उन 3 बच्चियों की आत्माएं दिखाई दे रही थीं जो पहले बलिदान में मारी गई थीं। गांव में इस समय शादी का माहौल था, नाच गाना चल रहा था। सभी लोग प्रधान के हॉल की ओर बढ़ते हैं जहां एक रिचुअल होता है। सब लोग एक जैसे हाथों को क्रॉस करके कुछ बोलते हैं, जैसे कि अंधेरा कायम रहे। उधर राजबीर साक्षी को लेने कुएं की सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। उसे वहां साक्षी मिलती है और उसे बांधकर ले जाने लगता है, लेकिन अब साक्षी में बाकी सभी औरतों की आत्माएं आ चुकी थीं। वह राजबीर को रोकती है, उल्टा पीटती है और फिर उसे लटकाकर खत्म कर देती है। इस पूरे सीन में हम साफ साफ देख पाते हैं कि साक्षी के अंदर कितनी सारी लेडीज की आत्माएं समा चुकी थीं। अब वह बाहर आती है जहां समर मिल जाता है। समर के आने की खबर से ताऊ और बाकी लोग वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब सबको पता चल गया था कि पुलिस आ चुकी है। समर साक्षी को ईशानी के पास भेज देता है और खुद उन गांव वालों से भिड़ जाता है, क्योंकि शालीन को पीछे वाला रास्ता पता था। वो साक्षी को उस रास्ते से ले जाता है। अब साक्षी प्रधान के हॉल तक पहुंच जाती है, जहां प्रधान ईशानी को अपने कमरे में ले गया होता है। दासी साक्षी को रोकने के लिए अपना काला साया भेजती है, लेकिन साक्षी कहती है कि अब मैं तुझसे नहीं डरती। वो आगे बढ़ती है तो दासी खुद उस पर हमला कर देती है, लेकिन अब सभी आत्माएं साक्षी का साथ देने लगती हैं और दासी को रोक देती है। साक्षी जोर से कहती है, तू एक दासी है, तेरी कोई इज्जत नहीं है। दासी का मतलब ही होता है सर्वेंट, और तू खुद को यहां रानी समझती है। असल में तो प्रधान तुझसे बोर हो चुका है, वो तुझे मारता भी है, तुझे अब कोई भी पसंद नहीं करता। अब साक्षी अपनी शक्ति से दासी को दूर फेंक देती है और प्रधान के कमरे का दरवाजा खींचने लगती है। दासी कहती है, इसे सिर्फ कोई शक्तिशाली ही खोल सकता है, तेरे बस की बात नहीं।
लेकिन तभी सभी आत्माएं साक्षी का साथ देती हैं और वो दरवाजा खुल जाता है। अब वो अंदर पहुंचती है जहां ईशानी को एक बक्से में बंद रखा गया था। साक्षी उसे बचाती है, लेकिन प्रधान उसका ही रूप लेकर उसे डराने लगता है। फिर वह ईशानी की लाइफ फोर्स को खींचने लगता है, यानी कि उसकी आत्मा या ऊर्जा को चूसने लगता है ताकि खुद को ठीक कर सके। साक्षी कुछ नहीं कर पा रही होती, लेकिन तभी दासी का काला साया अचानक आकर प्रधान को जकड़ लेता है। अब प्रधान कमजोर पड़ने लगता है, उसका विशाल शरीर छोटा होने लगता है, उसकी सारी शक्तियां खिंच जाती हैं। ईशानी बच जाती है। अब समर की पुलिस टीम वहां पहुंच जाती है और ताऊ को अरेस्ट कर लेती है। समर ताऊ को मारते हुए कहता है, अब निकली ना तेरी मर्दानगी। साक्षी के पास दासी आती है और कहती है कि अब वह किसी भी बच्ची को दासी नहीं बनने देगी, यानी कि उसे अब समझ में आ चुका है कि वो क्या कर रही थी। मूवी की शुरुआत में जो सीन दिखाया गया था, जिसमें साक्षी स्कूल में आदिमानव के बारे में पढ़ा रही थी, वह इसी बात की ओर इशारा था। अब हमें यह भी समझ आता है कि वो बच्चियां जो धूप में नहीं जा सकती थीं, उनके साथ ऐसा क्यों होता था। असल में वो सूर्यदेव उन्हें जलाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी मासूम के साथ कुछ गलत हो। पहले जमाने के लोग किसी मेडिकल कंडीशन को श्राप समझते थे, लेकिन अब मेडिकल साइंस इतनी आगे है कि इसे बीमारी माना जाता है, ना कि कोई श्राप। अब साक्षी, ईशानी और दासी तीनों कुएं से बाहर निकल आती हैं, लेकिन तभी प्रधान साक्षी के पैर में जंजीर बांधकर उसे अंदर खींच लेता है। यह सीन मूवी की शुरुआत जैसा ही था। साक्षी दासी से कहती है, हमें प्रधान को खत्म करना ही होगा, वरना ये कभी नहीं रुकेगा। अब कुएं का पूरा स्ट्रक्चर टूटने लगता है और वह प्रधान की ओर जाती है। ऐसा लग रहा था कि इस बार प्रधान का अंत निश्चित है, क्योंकि अब वो बहुत कमजोर हो चुका था। लेकिन क्या साक्षी प्रधान को हरा पाएगी? क्या ये काला साया खत्म होगा? इसका जवाब मूवी नहीं देती, लेकिन शायद हां, क्योंकि अब उसके पास सारी आत्माओं की शक्ति थी। और इसी के साथ छोरी 2 यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी छोरी 2 की पूरी डरावनी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा सीन सबसे डरावना लगा, और फियर फ्रेम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होने वाली है। हम डर की अगली डोज में मिलेंगे। तब तक देखते रहिए सिर्फ फियर फ्रेम पर।